हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे 4 लाइनें फिर से याद आ रही हैं, उसके बाद हम सीपीसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी ने सच ही कहा है जी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, क्योंकि मेरे अंदर ही जमाना है। डेफिनेटली आपको भी इसी लायक बनना है कि जमाना आपकी तरफ देखे, ठीक है जी। आपको दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा अलग सोचना है, आपको तन्हाई से प्यार करना है और उस तन्हाई में एक कमरे में बंद होकर आपको अपनी किताबों से प्यार करना है, सो दैट आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सको। जो आपकी डेडलाइन है, एक जुडिशियल ऑफिसर बनना, आप उस डेडलाइन को, अपने उस ड्रीम को आप कंप्लीट कर सको, ठीक है जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीपीसी। जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा, वो लेक्चर 3 चीजों के ऊपर होगा जी। कल हमने एक डिस्क्रिशनरी वर्ड यूज किया था, आज हम उसको वाइडली डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है कोर्ट की, वो होती क्या है, ठीक है जी। दूसरा है जी, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और वेदर इट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर, मीन्स ये क्या, ये हर चीज को कवर अप करता है या नहीं करता है। इन सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। देखिए जी, बेसिकली कोर्ट के पास दो तरीके की पावर होती है भाई। एक तो फर्स्ट जो पावर होती है, जो फर्स्ट जो जुडिशियल पावर होती है, वो होती है जी पावर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक है जी, मींस जो हमारे प्रोसीजर कोड हैं, चाहे वो सीपीसी है, चाहे लिमिटेशन एक्ट है, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो क्या करते हैं जी, कोर्ट को पावर प्रोवाइड करते हैं कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आपके पास ये पावर है, ऐसे समन करेंगे, ठीक है जी, ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट लेंगे, ऐसे विटनेस को एग्जामिन करेंगे। ये सारी पावर कौन देता है, आप ऐसे अरेस्ट वारंट निकालेंगे, लाइक दैट, ठीक है जी। बट देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लॉ की जो डेवलपमेंट है ना, वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ होती रहती है। ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुका हूं। तो दैट्स वाई फ्यूचर है, फ्यूचर को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर में भी ह्यूमन बीइंग ही बैठे हैं, उनको भी हम लोग ही चूज करके भेजते हैं। जो भी एमएलए एमपीज हैं हमारे, उनको हम लोग ही चूज करके भेजते हैं। तो जब हम लोग फ्यूचर को नहीं देख सकते, तो वो लोग अब फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं? वो लोग भी फ्यूचर को नहीं देख सकते, मींस वो लोग भी हर एक सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते। हर एक सिचुएशन, जो सिचुएशन उनके सामने नहीं है और जो सिचुएशन फ्यूचर में खड़ी होने वाली है, उनको उस चीज का नहीं पता। तो वो लोग किस चीज के रिगार्डिंग बना सकते हैं? वो जस्ट लोग उस चीज के रिगार्डिंग बना सकते हैं जो सिचुएशन उनके सामने है, वो उसको टैकल कर सकते हैं, बट फ्यूचर की चीजों को टैकल नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोर्ट को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी प्रोवाइड करवा दी गई। डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स जो कोर्ट है, जब भी कोई चीज, जब भी कोई सिचुएशन कोर्ट के सामने लॉ के सर्कल से बाहर आती है, ठीक है जी, मीन्स ये लॉ का सर्कल है भाई। बेसिकली कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इस सर्कल के अंदर काम करे, इससे बाहर ना जाए। बट व्हेन देयर इज ए सिचुएशन बियॉन्ड दैट सर्कल, तब कोर्ट क्या करेगा जी? तब कोर्ट जो जस्टिस करेगा, वो नेचुरल जस्टिस के बेस पे करेगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के बेस पे करेगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गए, इक्विटी हो गई, मींस व्हाट इज राइट, व्हाट इज फेयर।
सिचुएशन के हिसाब से जो भी सही होगा, जो भी इक्विटेबल होगा, जो भी नेचुरल जस्टिस से अलाउ करेगा उसको, वो उसके हिसाब से क्या करेगा, फैसला लेगा और जजमेंट पास करेगा। तो ये है डिस्क्रिशनरी पावर। मींस व्हेन शूटर कैनॉट आस्क द कोर्ट एज ए मैटर ऑफ राइट फॉर ए रिलीफ, मींस एज ए मैटर ऑफ राइट, मींस लॉ में वो चीज नहीं दी गई है, बस वो कोर्ट से डिमांड करता है कि सर इसके ऊपर आप एक्ट करें या इसके ऊपर एक्ट नहीं करें। ठीक है जी, तो वो क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। बट इट डज नॉट मीन कि ये डिस्क्रिशनरी जो पावर है, इसमें जो कोर्ट है वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, आर्बिट्रेरी पावर यूज करेगा। नो, वो भी क्या करेगा, फेयर मैनर के अंदर, इक्विटेबल मैनर के अंदर, एज पर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, एज पर नेचुरल जस्टिस, इस पावर का यूज करेगा। ठीक है जी, और फिर अपना जजमेंट सुनाएगा। ये डिस्क्रिशनरी पावर, सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके ना। देखिए, कोई रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम प्रोवाइड किया हुआ है, मैक्सिमम टाइम 90 डेज है। ठीक है जी, तो कोर्ट, जो कोर्ट है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, डिफेंडेंट को मैक्सिमम कितने दिन का टाइम प्रोवाइड करेगा, 90 डेज का टाइम प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, क्योंकि लॉ है। बट कहीं पर कॉस्ट लगानी पड़ जाए, कोर्ट को कॉस्ट लगानी पड़ जाए, कोई सटे ग्रांट करना पड़ जाए, ठीक है जी, कोई एलसी अपॉइंट करना पड़ जाए, लोकल कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ जाए, डिले कंडोन करना पड़ जाए, तो ये सारी की सारी जो पावर है ना, कंडोनेशन ऑफ डिले हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एलसी हो गया, किसी को कॉस्ट इंपोज करना, ठीक है जी, अमेंडमेंट इन प्लेंट, ठीक है जी, ये सारी की सारी क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। मींस लेजिस्लेचर ने कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं बता रखे हैं सीपीसी के अंदर कि किन सिचुएशन में आपको कॉस्ट लगानी है, किन सिचुएशन में आपको सटे ग्रांट करना है, किन सिचुएशन में आपको एलसी अपॉइंट करना है, किन सिचुएशन में आपको डिले कंडोन करना है, या जो प्लेंट है उसको अमेंड करने की परमिशन देनी है। नो, ये कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। ये लॉ नहीं बताता है कि आप, लॉ ने ये सिचुएशन नहीं दे रखी है कि आप ये और ये करेंगे। नो, मींस तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हेन some situations are beyond the law and court use its judicial mind on the basis of equity, natural justice and judicial precedence, and on the basis of that he passed the judgment, he passed an order, that is discretionary power which cannot be used arbitrarily, ठीक है जी, which have to be used in a fair manner as per fair situations, as per natural justice rules, as per equity rules, ठीक है जी। and the best example is the common law। देखिए, कॉमन लॉ के टाइम में क्या था भाई, उस टाइम में जो लेजिस्लेचर थी वो बहुत कम थी, जो लेजिस्लेचर थी मींस जो लॉ था वो बहुत कम था, a few law was present, मींस एवरी सिचुएशन के लिए लॉ नहीं था उस टाइम पे। ऑल्दो अब तो बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे इक्विटी कोर्ट हुआ करते थे, इक्विटी कोर्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। और वो इक्विटी कोर्ट क्या करता था, वो इक्विटी के बेस पे, इक्विटेबल बेस के ऊपर क्या करता था जी, जजमेंट करता था। कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, ऑल्दो कॉमन लॉ तो पूरा ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, इक्विटेबल बेस के ऊपर, इक्विटेबल बेसिस के ऊपर जजमेंट देता था। मींस जो नेचुरल जस्टिस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज फेयर इन फॉर दैट सिचुएशन, वो वही करता था और वही जजमेंट वो पास करता था, ठीक है जी। दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी। हमारे हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 में बहुत वास्ट पावर है भाई।
आर्टिकल 226 रिट पिटिशन मीन्स जहां पर कोई लॉ नहीं दिया हुआ है तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, ठीक है जी, और हाई कोर्ट रिट पिटिशन में स्पीडी ट्रायल के तहत स्पीडी फास्ट रेमेडी आपको प्रोवाइड करेगा। अगर यदि आपका नेचुरल जस्टिस एज पर नेचुरल जस्टिस एज पर इक्विटेबल राइट कुछ भी बनता है या कोई फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिज हुआ है, देन यू हैव टू गो अंडर आर्टिकल 226 अंडर द रिट पिटिशंस। ठीक है जी, क्लियर है? तो दैट्स व्हाई जो चीज कानून की किताब में नहीं लिखी हुई है उसको क्या कर दिया है भाई, उसको कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप ही देखिए इसको, जो फेयर है जो सही है आप उसी को डील कीजिएगा, एज पर दैट सिचुएशन आप जजमेंट पास कीजिएगा। ठीक है जी, तो आ गई डिस्क्रिशनरी पावर समझ में। ऑल्दो जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, by using that court can't abrogate the substantive provision of law। ये ध्यान रखना भाई, जो लॉ में प्रोवाइड किया हुआ है उसको एब्रोगेट नहीं कर सकता कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके, नो। ठीक है जी, लॉ मींस जहां पर लॉ दिया हुआ है ना वहां पर तो लॉ को ही फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे आप डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, एंड इट इज हेल्ड इन अनुराग कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अनुराग कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो सुप्रीम कोर्ट है, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट कोर्ट can't abrogate the substantive provision of law by using that discretionary power। means discretionary power का यूज करके कोर्ट कभी भी लॉ को एब्रोगेट नहीं कर सकता, लॉ को बाईपास नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्लियर है डिस्क्रिशनरी पावर। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर। देखिए जो सेकंड है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट। देखिए बेसिकली सीपीसी को क्यों बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके दो ऑब्जेक्टिव थे भाई। फर्स्ट, टू कंसोलिडेट द सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर मींस जितने भी छोटे छोटे कोड थे, जितने भी छोटे छोटे एक्ट थे सिविल प्रोसीजर के रिगार्डिंग, उनको कलेक्ट कर देना और एक प्रॉपर कोड बना देना। एंड टू अमेंड दी प्रोसीजर लॉ, टू अमेंड द प्रोसीजर रिगार्डिंग सिविल मैटर। टाइम बाय टाइम। ठीक है जी, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द सिविल प्रोसीजर। ठीक है जी, तो इन दोनों ही चीजों के लिए क्या बनाया गया जी, सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी अपने इंडिया के अंदर सिविल लॉ अप्लाई थे, छोटे छोटे सिविल लॉ अप्लाई थे, कोई किसी रियासत में कोई सिविल लॉ अप्लाई के था, किसी रियासत में कोई प्रोसीजर अप्लाई था, तो जी उनको क्या कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया और एक कोड बना दिया गया। एक बात, और दूसरी बात, फ्यूचर में इस कोड को एज पर सिचुएशन, एज पर सोसाइटी डेवलपमेंट, अमेंडमेंट का भी प्रोविजन प्रोवाइड करवा दिया गया कि लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट है टाइम बाय टाइम सिचुएशन के साथ इसको अमेंड कैसे करेंगे। तो इसीलिए दो ही ऑब्जेक्ट थे इस सीपीसी के। बेसिकली जो प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर लगा लो, चाहे वो सिविल प्रोसीजर कोड लगा लो, चाहे लिमिटेशन एक्ट लगा लो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा लो, ठीक है जी। बेसिकली जो प्रोसीजर कोड होता है ना जी, इट फैसिलिटेट दी सब्सटेंटिव लॉ। क्या करता है अभी, ये फैसिलिटेट करता है
ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। मीन्स जो प्रोसीजर कोड है ना, प्रोसीजर कोड कांट एब्रोगेट द सब्सटेंटिव लॉ। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा कि सब्सटेंटिव लॉ है वो, उसका जो गोल है वो दूर चला जाए। नो, जो प्रोसीजर कोड है वो क्या करेगा जी, उसको सब्सटेंटिव लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट करेगा कोर्ट को कि आपको क्या क्या करना है इस सब्सटेंस को लाने के लिए। ठीक है जी। बेसिकली जो प्रोसीजर होता है, इट गाइडेड द कोर्ट दैट हाउ टू अचीव द गोल ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। कि आपको सिविल केसेस के अंदर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें क्या बताता है जी, हमारा सीपीसी बताता है। ठीक है जी। सारे के सारे जो प्रोसीजर लॉ हैं, चाहे वो सीपीसी है, चाहे सीआरपीसी है, चाहे लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है जी, चाहे एविडेंस एक्ट है, ये हमारे सारे प्रोसीजर कोड हैं। ये सारे के सारे जो प्रोसीजर कोड हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस है ये नेचुरल जस्टिस बेस्ड है। ठीक है जी। और इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो लिबरल होती है, मीन्स स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होती। लिबरल कंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? लिबरल कंस्ट्रक्शन मीन्स कोई टेक्निकल फॉल्ट है, सपोज कोई टेक्निकल फॉल्ट है, सपोज कोई कोर्ट फीस कम लगा दी, टिकट नहीं लगाई, ठीक है जी, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट है, कोई एफिडेविट नहीं लगाया, तो इट डज नॉट मीन कि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो फेल हो गया। नो, जो टेक्निकल फॉल्ट है इट कांट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है जी। उसको दोबारा से अमेंड किया जा सकता है, उसको दोबारा से उसके ऊपर टिकट वगैरह, एफिडेविट वगैरह वो ऑन द रिकॉर्ड, प्लेस ऑन रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो इसीलिए इसकी लिबरल कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि फाइनली जो गोल है सब्सटेंटिव लॉ का उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है जी। तो इसीलिए ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है भाई। ठीक है। सीपीसी के अंदर ऐसे प्रोविजन है कि लास्ट एंड डेडलाइन तक भी दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आइए और हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपके बैक एंड से कोई भी जजमेंट नहीं लेना चाहते, आप कोर्ट में आइए और आप अपनी बात को सुनाइए, आप हमें बताइए क्या सही है क्या गलत है। मींस दोनों पार्टियों को प्रॉपरली सुना जाता है, आफ्टर दैट जजमेंट पास किया जाता है। ठीक है जी। तो ये है ऑब्जेक्टिव। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट था आज का, वो वेदर द कोड इज एग्जॉस्टिव। यस, वेदर द कोड इज एग्जॉस्टिव। भाई क्या हमारा कोड है वो कंप्लीट है? क्या हर सिचुएशन से डील कर सकता है? एंड आंसर इज नो। देखिए, कोई भी लॉ है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब लॉ और जस्टिस की बात चली थी तो मैंने बड़ा वाइडली डिफाइन किया था कि जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन दी सोसाइटी डेवलपमेंट, सोसाइटी की सोच के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो कंप्लीट कैसे हो सकता है? फ्यूचर की चीजें तो जो लेजिस्लेचर वो देख ही नहीं पाती। जैसे जैसे उसके सामने वो चीजें हैपन होती जाती हैं वो लॉ बनाती जाती है। ठीक है जी। तो जब तक वो लॉ नहीं बनता है कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हाँ, बट ये है इसके अंदर सीपीसी के अंदर जो चीजें दी हुई हैं, हाँ, उनके रिगार्डिंग ये खुद इटसेल्फ क्या है? कंप्लीट है। बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है फ्यूचर थिंग्स के लिए। कोई भी सिचुएशन सामने आ जाती है तो उस सिचुएशन में सपोज में भी वो सीपीसी में ना हो तो वहां पे फिर वही मैंने अभी आपसे बात की कि डिस्क्रिशनरी पावर यूज हो जाएगी। दैट्स व्हाई सिविल प्रोसीजर कोड इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। ठीक है जी। क्लियर? बेसिकली एक वर्ड आ रहा था, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे, व्हाट इज कोड? कोड वर्ड लगाया हुआ है ना। बेसिकली ये कोड क्या है? बेसिकली कोड इज अ कंप्लीट लॉ, ए कंप्लीट लॉ।
ऑन ए सब्जेक्ट मैटर। बेसिकली जो कोड होता है वो क्या होता है, एक कंप्लीट लॉ होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है जी। बट आवर सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट कंप्लीट फॉर द फ्यूचर फिनोमिनन्स, बट things which contain in the CPC, it is sufficient, it is complete, it is exhaustive। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि whether CPC is exhaustive in nature or not, then answer is no। जनरली और बेसिकली जो हमारा सीपीसी है वो एग्जॉस्टिव, नॉट इवन सीपीसी, कोई भी लोग कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज फ्यूचर जो डेवलपमेंट है सोसाइटी के, उनके रिगार्डिंग कोई सोच ही नहीं सकता। क्या होगा फ्यूचर में, कैसी सिचुएशंस आएंगी, किसी को नहीं पता, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर भी मेरा बड़े ढंग से देखेगा और लाइक किया करो यार आप लोग, हैं, है ना, और वो पत्थर उछालते रहिएगा। मैंने आपको कल बोला था ना, आसमान में छेद करना है, आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, हम बनाएंगे आपको, हमारी गाइडेंस और आपकी शिद्दत जुडिशियल ऑफिसर कंफर्म बनाएगी आपको। बट लगे रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को रेफर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर, कल फिर मिलते हैं आपसे।